हाय फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपके पास कोई चेक है तो कभी ना करें ये गलतियां, ये पूरे केस को खत्म कर देंगी। दोस्तों दूसरी पार्टी को चेक बाउंस होने के बाद 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेजना होता है, जिसे लीगल डिमांड नोटिस भी कहते हैं। आप अपने पैसे की मांग करते हो, उन्होंने क्यों चेक दिया था और ये चेक प्रेजेंटेशन के बाद डिसऑनर हो गया इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के कारण। दोस्तों ये चीजें आपने लीगल नोटिस में लिखनी होती है और उन दूसरी पार्टी से ये डिमांड करना होता है कि आप इस नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन में ये पेमेंट करें, ये पैसा मुझे दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है दोस्तों। एक दिन का डिले लीगल नोटिस भेजने में भी आपके पूरे केस को खत्म कर देगा। मैं आपको बताऊं कि चेक की वैलिडिटी यानी चेक की वैधता 3 महीने की है। 3 महीने तक कोई भी चेक अगर उस पर डेट डली हुई है तो उस डेट से 3 महीने तक वो चेक वैलिड है। तो दोस्तों लीगल नोटिस आप चेक बाउंस होने के 30 दिन में आपको भेजना है। सपोज आपने 30 दिन में वो नोटिस नहीं भेजा, दोस्तों आप अगर वो चेक उसके वैलिडिटी यानी वैधता की अवधि में है, उसके पीरियड में है, तो आप उसे फिर से बाउंस करा दें। जैसे ही आप फिर से बाउंस कराते हो दोस्तों 30 दिन का फिर समय मिल जाता है। लेकिन मैं एक चीज यहां क्लियर करूं कि उसकी वैलिडिटी पीरियड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितनी बार आप चाहो चेक को बाउंस करा सकते हो और जितनी बार चेक बाउंस होगा लीगल नोटिस भेजने का या उस पर कार्रवाई करने की जो समय सीमा है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चेक बाउंस किया, लीगल नोटिस भेज दिया दूसरी पार्टी को और फिर आपने दोबारा चेक को बाउंस कर दिया और फिर से लीगल नोटिस भेज दिया। आप चेक को उसकी वैलिडिटी पीरियड में जितनी बार उसे बाउंस करो, लेकिन लीगल नोटिस एक ही भेजना है जो फाइनल जब बाउंस के बाद अब आपको कोई भी बाउंस चेक उससे नहीं करना है तो आप फिर लीगल नोटिस भेजें। लीगल नोटिस 2 नहीं हो सकते। एक ही चेक पे 2 बार लीगल नोटिस नहीं भेजा जा सकता। आपके केस को ये खत्म कर देगा। दोस्तों मैं बात करूं कि क्या चेक कंपनी का है या किसी फर्म का है, क्या चेक किसी पार्टनरशिप फर्म का है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का है, तो आप उसे कैसे ट्रीट करोगे, अब उस चेक के साथ आप कैसे व्यवहार करोगे। दोस्तों जैसे ही कोई कंपनी का चेक है, फर्म का चेक है या पार्टनरशिप फर्म का चेक है, तो उसके साथ उनके जो पार्टनर हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म है, अगर कंपनी है तो डायरेक्टर होते हैं। उसमें जो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है बंदा, जिसने इस पूरे प्रोसेस की जानकारी है और जो अपनी कंपनी को या फर्म को उस समय जब ये चेक दिया गया उस फर्म के कार्यकलाप को वही देख रहा होता है, तो उसे भी पार्टी बनानी बहुत जरूरी है दोस्तों। साथ ही मैं बता दूं कि कोई भी कंपनी, फर्म, सोसाइटी के चेक में आप उस सोसाइटी, कंपनी या फर्म को पार्टी बनाओगे, उसको पार्टी नंबर 1 में रखना है क्योंकि वही मेन पार्टी है। चेक इनफैक्ट कंपनी का है, लेकिन कंपनी या फर्म या सोसाइटी से जुड़े जो लोग हैं या उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको आप फिर सेकंड पार्टी में रखोगे क्योंकि वो विकैरियस लायबिलिटी कहते हैं दोस्तों। उन जो कि पहले कंपनी है और कंपनी को चलाने वाले लोग जो इस चीज की जानकारी रखते थे वो उसमें फिर पार्टी बनते, यानी फर्म कंपनी के एड्रेस पर आप एक लीगल नोटिस भेजोगे, वही इनफ है, पर्याप्त है आपके नोटिस भेजने की जरूरत को पूरे करने के लिए। उस सोसाइटी को आप लीगल नोटिस भेजोगे। साथ ही अगर आपको लगता है कि नहीं मैं उसके एग्जीक्यूटिव्स को भी नोटिस भेज दूं तो वेल एंड गुड, ये भी अच्छी बात है। लेकिन आपको मेन जो कंपनी, फर्म या सोसाइटी है उनको नोटिस भेजना बहुत जरूरी है। अगर उनको नहीं भेजा, आपने सिर्फ उनके पार्टनर को या सोसाइटी के सेक्रेटरी को या फिर कंपनी के डायरेक्टर को ही भेजा है तो ये केस खारिज हो जाएगा। मैं आपको बता दूं आपका केस शुरू के स्टेज में ही जज द्वारा डिसमिस कर दिया जाएगा दोस्तों, या दूसरी पार्टी हाई कोर्ट चली जाएगी क्वेश्चन कराने कि इन्होंने मेन कंपनी, फर्म या सोसाइटी को ही पार्टी नहीं बनाया, तो ये केस नहीं चलेगा क्योंकि बाकी लोग विकैरियस लायबिलिटी के तहत जिम्मेदार हैं।
दोस्तों इस रूल का, इस कानून का एक अपवाद है, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में एक ही व्यक्ति उसका मालिक होता है। उसने अपना नाम ना लेकर एक फॉर्म बना लिया, अपने को एक दूसरे नाम से रिप्रेजेंट कर लिया, यानी अल्टीमेट जिम्मेवारी उस आदमी की ही है जो सोल प्रोप्राइटर है उस फॉर्म का। तो ऐसे सोल प्रोप्राइटर वाले केस में आपको उस फॉर्म को पार्टी बनाना कोई बहुत जरूरी नहीं है। ये अपवाद है दोस्तों। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने अगर सिर्फ उस प्रोप्राइटर को आपने नोटिस भेज दिया है तो ये इनफ है। अगर आपकी मर्जी है दोनों को आप पार्टी बना दो, लेकिन अगर आपने नहीं भी बनाया है तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये दोनों एक ही हैं, दोनों का चेहरा अलग है, लेकिन दोनों की जो फंक्शनिंग है, जो मूल व्यक्ति है, वो एक है। यहां अनीता हाडा वर्सेस गॉडफादर के केस में, ये गॉडफादर ट्रैवल्स का केस था दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि अगर आप कंपनी को या फर्म को, सोसाइटी को, इनको ही अगर आप पार्टी नहीं बनाते, अगर ये इनका चेक है तो ये केस नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि विकैरियस लायबिलिटी, बाकी लोगों की जिम्मेदारी तभी आएगी, डायरेक्टर की या पार्टनर की या फिर जो सोसाइटी है उसके सेक्रेटरी की, जब आप मेन यानी प्रिंसिपल जिसका चेक है जिस कंपनी का, उसे अगर नहीं पार्टी बनाओगे तो बाकी लोग विकैरियस लायबिलिटी में जिम्मेवार नहीं होंगे। ये इस केस में बड़े क्लियर शब्दों में बोला गया है दोस्तों। तो एक वर्ड कंपनी रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी को, फर्म को और कंपनी को भी। ये कंपनी वर्ड में सभी इंक्लूड हैं। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अगर कोई भी कंपनी, फर्म, सोसाइटी का चेक है और उसे आप एज ए कंप्लेंट फाइल करते हो तो आपने कंप्लेंट में आप जरूर लिखें कि इस वक्त ये जो डायरेक्टर हैं या इस कंपनी के पार्टनर हैं, ये इनके जिम्मेवारी थी, ये इसके चार्ज में थे इस कंपनी, फर्म या सोसाइटी के, एज ए सेक्रेटरी, एज ए डायरेक्टर, एज ए पार्टनर। तो ये इनका रोल है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इनको जानकारी थी। ये क्लॉज, ये लाइन बहुत मैंडेटरी है दोस्तों, नहीं तो आपका केस खारिज हो जाएगा। मैं अगेन बता रहा हूं दोस्तों, मैं वही पॉइंट्स आज बता रहा हूं जो आपके केस को खत्म कर देंगे। दोस्तों कभी भी कोई ऐसा चेक आपके पास है जिस पे तारीख नहीं लिखी है या नाम आप ब्लैंक है, सिर्फ सिग्नेचर किए हुए चेक हैं या कोई उसका पार्ट खाली है, तो कभी भी अपनी राइटिंग में उसे फील ना करें। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इशू बता रहा हूं दोस्तों। उसे किसी थर्ड पार्टी, अनजान व्यक्ति से उसको फील कराएं और ये क्लेम करें कि भाई दूसरी पार्टी ने फील्ड अप चेक दिया था, अब उसने किससे फील कराया मुझे नहीं पता, ये फील्ड अप चेक था। अगर ये स्टैंड लेना है तो, अगर ये स्टैंड नहीं लेना, आपको ये कहना है कि नहीं मैं आपने भरा हुआ है उसे, तो आप अपने कंप्लेंट में 138 के केस में साफ शब्दों में लिखे कि उसने साइन करके ये चेक मुझे दिए और मैंने इसको उसके सामने फील किया, उसने बोला आप इसे भर लो, तो उसकी कंसेंट से ये भरा गया। उसने डायरेक्ट किया, उसने एक निर्देश दिए कि आप इसे फील करो, तो मैंने फील किया। इस तरीके से आपको ये स्टैंड लेना होगा दोस्तों। बहुत लोग ये नहीं लिखते, खुद फील कर लेते हैं, केस फाइल कर देते हैं और ये केस डिसमिस हो जाएगा। हाई कोर्ट में वो बंदा क्वेसिंग में जा सकता है कि मैंने इनको ऐसे कोई निर्देश, कोई इंस्ट्रक्शन या अथॉरिटी नहीं दी थी कि ये मेरे साइंड चेक को आप फील कर लें खुद से, इन्होंने खुद से गलत फीलिंग की है, गलत तरीके से चेक को भरा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है दोस्तों, जिसे समझाना बहुत जरूरी था। इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि 141 का सेक्शन है जो किसी कंपनी, फर्म, सोसाइटी को उस समय जो उसके चार्ज में हैं, जो उसकी फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार हैं, उनको विकैरियस लायबिलिटी के तहत कोर्ट में आना होता है एज ए एक्यूज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि वो आरोपी के तौर पे कोर्ट में उनको आना होगा। और यही कारण है कि 141, 138 रेड विद 141, ये कंप्लेंट कंपनी के चेक में, ये जब आप फाइल करते हो कंपनी के अगेंस्ट तो ये लिखना होता है। इसको बोलते हैं विकैरियस लायबिलिटी।
कंपनी भी जिम्मेवार और उसके चलाने वाले, उसके कार्यवाहक जो हैं वो भी जिम्मेवार होंगे। एज ए एक्यूज्ड वो भी कोर्ट में अपीयर होंगे। चाहे तो निचली अदालत में मैजिस्ट्रेट के पास डिसमिस हो या फिर दूसरी पार्टी हाई कोर्ट चली जाती है, फटाफट आपके इन गलत प्रावधान और रूल को फॉलो ना करने की वजह से दूसरी पार्टी हाई कोर्ट में क्वेसिंग पिटीशन में चली जाती है और उनको सफलता मिल रही है दोस्तों। इसलिए ये बहुत ज़रूरी इशूज़ थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, और अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।